everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to start chapter number 4 Animal Kingdom. तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेरे चैनल पर एक वन शॉट सीरीज चल रही है जिसमें हम हर एक चैप्टर को 50 मिनट से 1 आवर के बीच में कंप्लीट करते हैं। उसी सीरीज के अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आया है वो है एनिमल किंगडम। ठीक है, तो इसको भी हम वन शॉट में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ये आपका क्लास 11th बायोलॉजी का एक चैप्टर है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू क्लियर दिस थिंग कि इस चैप्टर में थोड़ा लर्निंग वर्क ज्यादा है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में ये चीज बिठा लें कि आप यहाँ पर समझेंगे, मतलब समझने वाला पार्ट है ऑफ कोर्स, बट इतना नहीं है, सो यू हैव टू लर्न। ठीक है, इसीलिए जितना ज्यादा लर्निंग वाला पार्ट होगा, जितना ज्यादा हम उसे कवर कर सकेंगे, हम उसे ऑब्वियसली करेंगे। बट माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज कि यहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं इस पीपीटी में, तो अगर हो सके तो आप या तो इसके बाद एनसीईआरटी रीड करें, वरना अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम का लिंक, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज वहां जाइए और इन नोट्स को एक बार दोबारा से पढ़िए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एंड आपको आधे ज्यादा चीजें साथ के साथ अभी याद हो जाए। ठीक है, सो चलिए अब बिना टाइम को वेस्ट करे करते हैं इस चैप्टर को शुरू। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली इन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर आपने मेरे साथ लिविंग वर्ल्ड पढ़ा होगा जिसमें हमने सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर पूरा लिविंग वर्ल्ड समझा था, तो हमने वहां पर देखा था एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है? वो ना सीरीज होती है। ठीक है, एक सीरीज होती है जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को अच्छे से क्लासिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली उस सीरीज का जो मेंबर है वो होता है किंगडम। ठीक है जी, इट इज किंगडम। ठीक है, किंगडम के बाद आता है, अब देखो किंगडम तो क्लियर हो ही गया हमें कि कौन सी किंगडम की बात हो रही है। हमारे चैप्टर का ही क्या नाम है? हमारे चैप्टर का ही नाम है एनिमल किंगडम, तो यानी कि हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं। तो किंगडम के बाद आता है फाइलम। ओके, तो इस चैप्टर में हम एनिमल किंगडम के सभी फाइलम्स को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से फाइलम है। उससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, कि ये जो क्लासिफिकेशन हुआ इसका बेसिस क्या था, किस बेसिस पर हमने कहा कि कौन सी स्पीशीज किस फाइलम में जाएगी एंड क्या सब इसका क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे अपने पहले फाइलम पॉरीफेरा की तरफ, उसके बाद सीलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा, देन प्लेटीहेल्मिन्स, देन एस्केहेल्मिन्स, देन एनालिड्स, देन आर्थ्रोपोड्स, देन मलस्का, देन इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन लास्ट में आता है कॉर्डेटा। ठीक है, फिर क्योंकि कॉर्डेटा थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं वो भी कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा फाइलम है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम इसके डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। किसके डिवीजन के बारे में? वर्टिब्रेट। ठीक है, उसके बाद हम कुछ सुपर क्लासेस को पढ़ेंगे जैसे कि पाइसेस एंड टेट्रापोडा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि वो कौन से आधार थे, वो कौन से बेसिस थे जिसकी वजह से हमने इस क्लासिफिकेशन को देखा। ठीक है, कि हमें किस ऑर्गेनिज्म को किस फाइलम के अंदर डालना है। देखिए, तो उसमें सबसे पहले जो आया वो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा बिल्कुल जनरल टॉक पे पहुंच जाते हैं। देखिए, हमें पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म, सपोज अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम अपनी बात क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि हम सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड स्पीशीज है, राइट? तो हम अपनी बात लेके चलते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? सेल्स आती हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। बहुत सारी सेल्स मिलकर के बनाती हैं टिश्यू, है ना? फिर बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के बनाते हैं एक ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के बनाते हैं प्रॉपर एक ऑर्गन सिस्टम। क्या होता है ऑर्गन सिस्टम? जैसे कि हमारे पास है, ह्यूमंस के पास सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना? इस तरह के ऑर्गन सिस्टम। एंड फिर ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया एक ह्यूमन बॉडी का। अब देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको बोला कि जो ह्यूमन बॉडी है, ये सब आप जानते ही होंगे कि ये सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड स्पीशीज के अंदर आती है, राइट? तो अगर ये सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड है, यानी कि पहले की कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तो हुई होंगी ना, कुछ ना कुछ। ये जो चीजें हमने देखी कि पहले सेल थी, फिर टिश्यू आया, फिर ऑर्गन आया, देन ऑर्गन सिस्टम, तो यानी कि सब इवॉल्व होके आया।
अगर हम इनिशियली बात करें तो क्या हर ऑर्गेनिज्म इस तरह का होगा? बिल्कुल नहीं। यानी कि स्टार्टिंग हुई थी सेल से। ओके, तो जो सबसे पहले हमने ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं, विच इज पॉरीफेरा, तो वो कहां से स्टार्ट हुई? उनकी जो बॉडी थी वो किससे बनी हुई थी? सिर्फ और सिर्फ सेल्स से बनी हुई थी। ठीक है, तो जब किसी की बॉडी सिर्फ और सिर्फ सेल्स से बनी हुई हो तो उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड एनिमल किंगडम में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही फाइलम है, जो कि है स्पॉन्जेस, या फिर आप कह सकते हैं पॉरीफेरा। ठीक है, फिर थोड़ा सा एवोल्यूशन आया। अब जो ऑर्गेनिज्म आए उनकी सेल्स ने क्या किया? क्लस्टर बना के एक टिश्यू बना लिया। ठीक है, तो फिर जब ये वाला एक एवोल्यूशन आया तो उनको हमने रख दिया, उन ऑर्गेनिजम्स को हमने रख दिया फाइलम सीलेंट्रेट्स में एंड टीनोफोरा में। ठीक है, देन अब थोड़ा सा और एवोल्यूशन आया, क्या हुआ? ये वाले टिश्यूज मिलकर के बनाने लग गए एक ऑर्गन। ठीक है, और ये ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड था। ओके, जब थोड़ा सा ऑर्गन लेवल वाला ये वाला एवोल्यूशन आया तो क्या हुआ? हमने उन ऑर्गेनिजम्स को रख दिया एक नए फाइलम में, विच इज योर प्लेटी हेलमिन्स। इसके बाद क्या हुआ? ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया। ठीक है, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल हमें अधिकतर प्लेटी हेलमिन्स के बाद सभी फाइलम्स में देखने को मिलता है, जैसे कि एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, नाउ यहाँ पर भी एक चीज आ जाती है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल में भी एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जैसे कि सर्क्यूलेटरी सिस्टम। वैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एवोल्यूशन देखने को मिलता है, कहीं पर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, कहीं पर दो ओपनिंग्स होती है, जैसे कि इन केस ऑफ ह्यूमंस देयर आर 2 ओपनिंग्स राइट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक माउथ होता है जहां से फूड इनटेक होता है, एंड एक एनस होता है जहां से वेस्ट बाहर निकलता है, राइट। लेकिन ऐसा हर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। तो ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल को देखने वाले हैं, विच इज योर सर्क्यूलेटरी सिस्टम। तो सर्क्यूलेटरी सिस्टम ना दो तरह का होता है, एक होता है ओपन टाइप, ठीक है, और एक होता है क्लोज टाइप। सबसे पहले हम क्लोज टाइप को पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्लोज टाइप से हम थोड़े से फेमिलियर है। देखिए, क्लोज टाइप क्या होता है? ये इस तरह का सर्क्यूलेटरी सिस्टम है जिसमें जो ब्लड है ना वो ब्लड वेसल्स की हेल्प से सर्क्यूलेट कर रहा है। मतलब हार्ट ने पंप किया तो ऐसा नहीं है ब्लड कहीं भी जा रहा है, नहीं। जो ब्लड वेसल्स है हमारे पास, जिन्हें नसें बोलते हैं, ठीक है, हमारे पास 3 तरह की वेन्स होती, सॉरी नॉट वेन्स, वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज सबसे थिक वाली होती है, उनसे थोड़ी पतली जो होती है वो वेन्स होती हैं, सबसे पतली वाली को हम बोलते हैं कैपिलरीज। आई होप इन सबसे आप फेमिलियर होंगे। ठीक है, तो ये तो वो वाली बात हो गई कि जिस भी टिश्यू, सेल या ऑर्गन को ब्लड की जरूरत होगी, ये वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज वहां तक ब्लड को पहुंचा देंगे। ओपन टाइप में क्या होता है कि ब्लड डायरेक्टली जैसे ही हार्ट पंप करेगा, कोई वेसल्स वहां पर नहीं होंगी उसको कैरी करने के लिए किसी एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि ब्लड बस ऐसे ही बॉडी में तैरता रहेगा, और जो सेल्स हैं और टिश्यूज हैं वो डायरेक्टली उसमें बाथ करेंगे। ठीक है, ओके, यानी कि कोई ब्लड वेसल्स हमें देखने को नहीं मिलेंगी, बस ब्लड ऐसे ऐसे आता रहेगा, बॉडी में तैरता रहेगा, और जो सेल्स और टिश्यूज जिन्हें जरूरत है उस ब्लड की, वो इसमें आके बाथ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारे पास सिमेट्री। ये वही सिमेट्री है जो आप बचपन से मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी एक चीज इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, हम उसे बोलते हैं यस इट इज सिमेट्रिकल, है ना। तो क्या होता है, यहाँ पर भी हमने 3 तरह की क्लासिफिकेशन देखी। सबसे पहले थे एसिमेट्रिकल, यानी कि इनको आप किसी भी तरह के, इन ऑर्गेनिजम्स को किसी भी तरह से डिवाइड करने की कोशिश कर लो, ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगे। इसका एग्जांपल है आपके पास स्पॉन्जेस, या फिर आप कह सकते हैं पॉरीफेरा। देखिए मेरी बात, आप एक बात सुनिए कि ना क्या होता है, जब भी हम किसी भी क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं तो हम लीस्ट इवॉल्व्ड से मोर इवॉल्व्ड की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम जिन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं वो सबसे ज्यादा लीस्ट इवॉल्व्ड होते हैं, यानी कि वो जो स्टार्टिंग में आए थे, है ना। और फिर जब हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो हम उनकी इवॉल्व स्पीशीज को देखते जाते हैं कि अब थोड़ा सा एवोल्यूशन आया तो कौन से नए ऑर्गेनिजम्स आए, देन कौन से नए ऑर्गेनिजम्स आए। ठीक है, तो जो पॉरीफेरा है उसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको आधी चीजें पहले ही याद हो जाएंगी। कैसे? कि पॉरीफेरा के वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि हम इन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस में सबसे पहले पढ़ रहे हैं, या फिर हम उनमें पढ़ रहे हैं जिनमें सबसे लीस्ट एवोल्यूशन हुआ है। जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे सिमेट्री, एसिमेट्रिकल कौन है? पॉरीफेरा। ठीक है, पीछे भी मैंने आपको बताया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि सेल्यूलर लेवल सबसे पहले आया, दैट मींस कि सेल्यूलर लेवल में कौन आएगा? स्पॉन्जेस आएंगे, क्योंकि ये लीस्ट इवॉल्व्ड है। ठीक है,
आ जाइए अब आप रेडियली सिमेट्रिकल में। रेडियल सिमेट्री वो होती है जब आप किसी भी प्लेन से, चाहे आप ऐसे डिवाइड करें किसी ऑर्गेनिज्म को, चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, आप किसी भी तरह से डिवाइड करें, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो उसको बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। इसके एग्जांपल है सीलेंट्रेट्स, क्टिनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स। देन आप आ जाइए बायलैटरली सिमेट्रिकल में। ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ एक ही तरह से एक ही प्लेन में इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर प्लेन होगा, या तो ऐसे कि सिर्फ ऐसे ही ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं और किसी तरह से नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ ऐसे, ठीक है। तो ये वाले वो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसका एग्जांपल है एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। देखिए ये है बायलैटरली सिमेट्रिकल। अब आप इस क्रैब को देखिए, आप सिर्फ इसी तरह से इसको 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर सकते हैं और किसी भी तरह से नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसको बोल दिया बायलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। इधर आ जाइए, ये देखिए रेडियली सिमेट्रिकल का एग्जांपल, आप किसी भी प्लेन में इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं, राइट। आगे आ जाइए आप नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे, जो है जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स कौन सी लेयर्स होती है? जो कि एम्ब्रियो के ऊपर लेयर्स होती है, ठीक है। तो अगर एम्ब्रियो के ऊपर 2 लेयर्स हैं तो 2 से क्या आता है? डाई। तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे? वो हो जाएंगे डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। 2 लेयर्स कौन सी होंगी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस मीजोग्ली प्रेजेंट हो भी सकता है एक्टोडर्म के बीच में और एंडोडर्म के बीच में, या नहीं भी हो सकता। तो पॉरीफेरस और सीलेंट्रेट्स, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिप्लोब्लास्टिक है? इनकी जो जर्म लेयर होती है, यानी कि जो एम्ब्रियो वाली लेयर होती है, वो सिर्फ 2 ही होती हैं, एक तो एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। अगर मैं बात करूं ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ट्राई, यानी कि यहाँ पर हमें 3 लेयर्स देखने को मिलेंगी। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसके ऊपर 3 लेयर्स होंगी यहाँ पे, एक तो एक्टोडर्म, एक मेसोडर्म और एक एंडोडर्म, ठीक है। ये आपके प्लेटी हेलमिंथ से कोडेट्स में आपको यही देखने को मिलता है। देखिए ये डायग्राम है, हर एक डायग्राम को आप साथ के साथ देख के चलिए, बिकॉज बायोलॉजी में आपके एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम आर मस्ट टू रिमेम्बर, ठीक है। और वैसे भी अब तो एमसीक्यूज बढ़ते जा रहे हैं सिलेबस में। तो देखिए ये आपका डायग्राम है, यहाँ पर ये जो आपको लिक्विडी लाइक सब्सटेंस दिख रहा है रेड कलर का, ये क्या है? ये है मीजोग्ली, ठीक है। आउटर लेयर को हमने बोला एक्टोडर्म, इनर लेयर को हमने बोला एंडोडर्म। तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 लेयर्स दिख रही हैं, तो ये कौन सा हो गया? डिप्लोब्लास्टिक। यहाँ देखिए, यहाँ आपको 3 लेयर्स दिख रही हैं, अगेन आउटर वाली इज एक्टोडर्म, इनर वाली इज एंडोडर्म, और वो आउटर और इनर के बीच में आपको एक मिडल लेयर दिख रही होगी जिसको हमने बोला मीजोडर्म। तो ये यहाँ पे आपको 3 लेयर्स दिख रही है, यानी कि कौन सा वाला एग्जाम्पल है? आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सीलोम। तो सीलोम क्या होती है? सीलोम बेसिकली एक बॉडी कैविटी है जो कि मीजोडर्म से लाइंड है। अब देखो जहां पर ये आ गया कि मीजोडर्म से लाइंड है, एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक है, इतना तो क्लियर हो गया ना कि जो ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक है उसमें किसी भी कीमत पे सीलोम तो नहीं होगा, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ हमें 2 लेयर्स देखने को मिली, एक तो एक्टोडर्म है ना, और एक हमें देखने को मिली एंडोडर्म। तो ये 2 लेयर्स है, मीजोडर्म तो है ही नहीं। और सीलोम वो वाली कैविटी है जो कि मीजोडर्म से लाइंड है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखे थे जो कि डिप्लोब्लास्टिक में आए थे, उसमें था पॉरीफेरा एंड सीलेंट्रेट्स, वो तो ऑब्वियसली ए सीलोमेट्स में ही आएंगे। ए सीलोमेट्स कौन है? जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमने देखा कि उसके बाद मीजोडर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म प्लेटी हेलमिंथ से कहाँ तक है? कोडेट्स तक है। तो अब हमारा जो मेन डिस्कशन का टॉपिक होगा कि कौन सीलोमेट है और कौन सीलोमेट नहीं है, वो प्लेटी हेलमिंथ से कोडेट्स के बीच में होगा। तो देखिए सीलोमेट्स कौन है? जिनके पास सीलोम है। इसमें एनालिड्स से लेके कोडेट्स तक सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है, मतलब सारे फाइलम्स आएंगे। स्यूडोसीलोमेट्स में कौन आएगा? स्यूडो मतलब होता है झूठा। सूडोपोडिया को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। सूडोपोडिया क्या होती है? अमीबा की फॉल्स फीट होती है। तो वहां पर सूडो यूज किया फॉर कन्वेइंग द मैसेज कि इट हैज फॉल्स फीट, राइट। तो यानी कि सूडो जहां पर भी आ गया, आप समझ जाएंगे कि हम बात कर रहे हैं झूठे लोगों की। तो यानी कि अगर हम झूठे लोगों की बात कर रहे हैं
तो यहाँ ये बोल रहे हैं स्यूडोसिलोमेट्स, यानी कि सीलोमेट्स तो हैं लेकिन ये सच्चे वाले सीलोमेट्स नहीं है। अच्छा, ये झूठे सीलोमेट्स क्यों हैं? क्योंकि जो मीजोडर्म होता है ना इनके पास, ये प्रॉपर एक लेयर की तरह प्रेजेंट नहीं होता। जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि प्रॉपर एक रेड लेयर दिख रही थी हमें मीजोडर्म की। तो इनमें क्या होता है कि जो मीजोडर्म है वो प्रॉपर एक लेयर की तरह नहीं प्रेजेंट होता, वो स्कैटर्ड होता है पाउचेस की फॉर्म में। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये सीलोमेट्स तो है बट ये ट्रू सीलोमेट्स नहीं है। इसका एक ही एग्जाम्पल है एसके हेल्मेंट्स। ओके, एंड ए सीलोमेट्स में हमारे पास आ जाता है प्लेटी हेल्मेंट्स। तो यहीं पे वो टॉपिक खत्म हुआ कि प्लेटी हेल्मेंट्स से कोडेट्स के पास क्या होती है, मीजोडर्म। तो मीजोडर्म होने के बाद भी प्लेटी हेल्मेंट्स के पास कोई सीलोम नहीं होती। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ एवोल्यूशन, नथिंग एल्स। उसके बाद प्लेटी हेल्मेंट्स के बाद एसके हेल्मेंट्स आते हैं, वो आप अभी देखेंगे। जैसे ही हम थोड़ा सा एसके हेल्मेंट्स पे आए, यानी कि थोड़ा सा क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ, तो एसके हेल्मेंट्स सीलोमेट्स तो बने लेकिन ट्रू सीलोमेट्स नहीं बन पाए। वो क्या बन गए, वो बन गए स्यूडो सीलोमेट्स। ठीक है, स्यूडोसिलोमेट्स क्यों बने? क्योंकि इनके पास सीलोम तो था लेकिन ये ट्रूली मीजोडर्म से एनलाइंड नहीं था, बिकॉज जो मीजोडर्म है वो एक लेयर की तरह नहीं बल्कि स्कैटर्ड पाउचेस की तरह इनके अंदर प्रेजेंट था। ठीक है, सीलोमेट्स तो वही हो गए जिनके पास सीलोम है। तो एसके हेल्मेंट्स के बाद आपके एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स वगैरह आते हैं, उन सबके पास सीलोम होता है। ठीक है, देखिए डायग्राम्स देखिए। सी, ये आपको अगर ऐसी कैविटी खाली खाली दिख रही है, ये क्या है, दिस इज ओनली सीलोम। ठीक है, देखिए ये सूडोसीलोम का एग्जांपल है। सूडोसीलोमेट कौन है हमारे पास, एक ही है एनिमल किंगडम में, कौन, एसके हेल्मेंट्स। ठीक है, तो एसके हेल्मेंट्स का एग्जांपल है, आपको पाउचेस दिख रहे हैं, यही है क्या, मीजोडर्म। एंड ये क्या है, ये ए सिलोमेट्स, और ए सिलोमेट्स का भी आपका एक एग्जांपल गिवन है, वो है प्लेटी हेल्मेंट्स। क्यों हमने यहाँ पे पॉरीफेरा को और निडेरिया को, सिलेंट्रेट्स को सिग्निफाई नहीं किया या फिर उनको नहीं बताया कि दे आर ऑल्सो ए सिलोमेट्स? क्योंकि इट इज कॉमन सेंस कि जब उनके पास मीजोडर्म ही नहीं है तो हम उनको काउंट ही क्यों करें। इसीलिए हमने प्लेटी हेल्मेंट से कंसिडर किया दैट हु इज सिलोमेट, हु इज ए सिलोमेट एंड हु इज स्यूडोसिलोमेट। ओके, आई होप यहाँ तक हर चीज आपको क्लियर होगी। अब हम आ गए हैं सेगमेंटेशन पर। देखिए, सेगमेंटेशन को थोड़ा सा तोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, सेगमेंट। तो सेगमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर ऐसा डिजाइन है, डिजाइन ही बोलते हैं। देखिए, जैसे कोई पर्टिकुलर डिजाइन है, वो रिपीटेड फॉर्म में बॉडी पर प्रेजेंट है, तो उस रिपीटेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर को या उस रिपीटेड फॉर्म ऑफ डिजाइन को ही हम बोल देते हैं सेगमेंटेशन। जैसे कि आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, बारिश का मौसम है, अर्थवॉर्म दिखते रहते हैं, राइट। अर्थवॉर्म के ऊपर आपको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता होगा, वो पूरा अर्थवॉर्म बिल्कुल रिंग 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 होती है उसके ऊपर, है ना। तो जो वो स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर को बोल दिया हमने सेगमेंटेशन। देखिए, अब ये जो सेगमेंटेशन है ये एक्सटर्नली भी प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि ऐसा हो भी सकता है कि हमें दिखे वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो इंटरनली कुछ बॉडी पार्ट्स पे प्रेजेंट हो। ठीक है, अब देखिए मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म और कुछ नहीं, सेगमेंटेशन को हमने एक साइंटिफिक लैंग्वेज में मेटामेरिज्म बोल दिया। देखिए कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, एनालीड्स, आर्थ्रोपोडा, कोडेट्स। नाउ कंफ्यूजन आई होगी, अरे कोडेट्स, कोडेट्स में तो ह्यूमंस भी आते हैं तो क्या, लेकिन ह्यूमंस में तो हमें कोई ऐसी सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलती। हमारी बॉडी पर तो ऐसा कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ही नहीं जो बार बार रिपीट हो रहा हो, लाइक इन अर्थवॉर्म। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि सेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली प्रेजेंट हो, वो एक्सटर्नली भी हो सकती है और इसके साथ साथ इंटरनली भी प्रेजेंट हो सकती है। तो इन केस ऑफ कोडेट्स जो सेगमेंटेशन होती है या मेटामेरिज्म होती है, वो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स पे प्रेजेंट होती है। आई होप इट इज क्लियर। देखिए एनालिड्स में क्या होता है, एनालिड्स में कौन आ गया, जैसे कि अर्थवॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ एनालिड्स। तो एनालिड्स में क्या होता है कि सेगमेंटेशन एक्सटर्नल तो होती ही है, यानी कि जो हमें बाहर दिख रही है वो तो है ही है, इसके साथ साथ उनकी बॉडी के अंदर भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद जो सेगमेंटेशन आर्थ्रोपोड्स में होती है, आर्थ्रोपोड्स कौन होते हैं, इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इंसेक्ट्स में जो सेगमेंटेशन देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, इट इज ओनली एक्सटर्नल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको बाहर ही दिखेगी आर्थ्रोपोड्स में सेगमेंटेशन। देयर इज नो इंटरनल सेगमेंटेशन इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। इफ आई टॉक अबाउट कॉर्डेट्स, तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि कॉर्डेट्स के केस में जो सेगमेंटेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल होती है। ठीक है, मेटामेरिज्म क्या है, मेटामेरिज्म है अगर बॉडी एक्सटर्नली या इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए, जिसे हम मेटामर्स बोल रहे हैं, एक सीरियल रिपीटिशन के साथ।
ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आधी जगह पर, लेकिन एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स पर। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं मेटामेरिज्म, एंड इसका एग्जांपल है आपके पास अर्थवॉर्म। देन कम्स स्यूडोमेटामेरिज्म। तो स्यूडोमेटामेरिज्म, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था स्यूडोसीलोमेट्स, यानी कि यहाँ पर भी कुछ तो झूठा है। क्या झूठा है, यानी कि कुछ ना कुछ ये मेटामेरिज्म तो दिखाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा क्राइटेरिया होगा जो कि ये मेटामेरिज्म के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाएंगे। देखिए, पहली बात, स्यूडो मेटामेरिज्म हमें देखने को मिलता है टेप वॉर्म में। टेप वॉर्म के पास ना प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, प्रोग्लॉटिड्स और कुछ नहीं, टेप वॉर्म के सेगमेंट्स को ही बोलते हैं। ठीक है, ये इनके नेक के पास प्रेजेंट होते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, मेटामेरिज्म तो है, क्यों हम उसे स्यूडो मेटामेरिज्म बोल रहे हैं? देखिए, द रीजन इज कि इनका ये जो मेटामेरिज्म है, ये एम्ब्रियोनिक ओरिजिन का नहीं होता। तो मेटामेरिज्म का जो आपका मेटामेरिज्म है, इसका ना एक कंडीशन होती है, जैसे कि सीलोमेट्स की एक कंडीशन थी ना सीलोम की, कि जो सीलोम है वो किससे एनलाइंड होना चाहिए, मीजोडर्म से एनलाइंड होना चाहिए। ऐसे ही मेटामेरिज्म की भी एक कंडीशन होती है, ये बोलता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से एडल्ट स्टेज तक ये रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में था बट एडल्ट में नहीं है, या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में नहीं है पर एडल्ट में है। तो अगर ऐसे क्राइटेरिया नहीं फॉलो होता तो हम कहते हैं ये कि वो मेटामेरिज्म के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये स्ट्रक्चर देखने को तो मिल रहे हैं एक रिपीटेड सीरियल फॉर्म में, लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं कि ये स्यूडो मेटामेरिज्म है? बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखने को मिला कि जो ओरिजिन था वो क्या था, वो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन नहीं था, उनके बाद में बॉडी पर ये वाले स्ट्रक्चर्स आए थे, इसलिए हमने उन्हें स्यूडो मेटामेरिज्म की कैटेगरी में रखा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया है हमारे पास नोटोकोड। नोटोकोड क्या होती है? देखिए, नोटोकोड कुछ नहीं, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही बन जाता है, और ये बनता है डोर्सल साइड पे। नाउ, डोर्सल और वेंट्रल साइड क्या होती है, बहुत आपको सुनने को मिलेगा ये बायोलॉजी में। देखिए, वेंट्रल होती है आगे वाली साइड, ठीक है, एंड डोर्सल होती है पीछे वाली साइड। तो यानी कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के केस में वो जो हमारे कमर वाला एरिया होता है दैट इज आर डोर्सल साइड, एंड जो हमारा चेस्ट एरिया होता है दैट इज आर वेंट्रल साइड। ओके, तो ये नोटोकोड क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बनता है, किस पर, डोर्सल साइड पे, यानी कि पीछे वाली साइड पर। मीजोडर्मली ये डिराइव्ड होता है, ठीक है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ कोडेट्स में पाया जाता है। यस, तो ये आपको नॉन कोडेट्स में नहीं देखने को मिलेगा, एंड नॉन कोडेट्स में आपके सारे फाइलम आ गए एक्सेप्ट कोडेट्स। ठीक है, तो यानी कि ये आपका एक डिस्टिंग्विश करने का भी एक एग्जाम्पल बन जाता है। जब आपसे पूछा जाता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स, तो ये भी एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर बन जाता है कि सिर्फ कोडेट्स में ही नोटोकोड पाई जाती है, बट इन केस ऑफ नॉन कोडेट्स देयर इज नो नोटोकोड। ओके, तो यही लिखा है नीचे कि नॉन कोडेट्स के पास कोई भी नोटोकोड नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल पॉरीफेरा से लेके एकाइनोडर्म्स तक। अब हम शुरू कर रहे हैं अपने फाइलम पॉरीफेरा को। ठीक है, अब हमारे जितने मेन फीचर्स, मतलब जो मेन फीचर्स थे एक फाइलम के, वो तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, है ना, इन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ते पढ़ते। अब हम क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे ज्यादा स्पेशल फीचर्स पे, क्योंकि देखिए हर एक फाइलम का ना एक स्पेशल फीचर, एक या दो स्पेशल फीचर्स होते हैं, एंड वहीं से ज्यादा क्वेश्चंस पुट आउट होते हैं। तो हम स्पेशल फीचर्स को अब पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखिए पहले आता है फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, तो पॉरीफेरा का सबसे पहला क्वेश्चन तो देखिए यहीं से बन जाएगा, आपको कहीं पे स्पॉन्जेस लिख के दे देंगे एंड आप कंफ्यूज रहेंगे कि स्पॉन्जेस है क्या। सो द अदर नेम ऑफ पॉरीफेरा इज स्पॉन्जेस, पहली बात तो ये याद रखिए। ठीक है, देखिए कैसे हैं, ये मरीन है एंड यूजुअली एसिमेट्रिकल है, बताया था मैंने आपको। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों, बिकॉज दे आर लीस्ट इवॉल्व्ड स्ट्रक्चर्स ना, स्पीशीज, एंड कैसे होंगे, डिप्लोब्लास्टिक होंगे। अब यहाँ पे आया एक क्वेश्चन आपके पास, क्या क्वेश्चन आया आपके पास, कि इनके पास ना एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है। क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम। देखिए, वाटर कैनाल सिस्टम का काम क्या होता है, इनकी फूड गैदरिंग में हेल्प करना, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कराना, रिमूवल ऑफ वेस्ट कराना। अब देखिए इनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल्स हैं, है ना, इनका कोई ऐसा प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है जो इनकी हेल्प करा सके हर एक
फंक्शन को परफॉर्म करने में। तो इसीलिए इन्होंने बस एक चीज अपने अंदर डेवलप कर ली, विच इज योर वाटर कैनाल सिस्टम। इसी के हेल्प से ये फूड भी गैदर कर लेते हैं, ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी कर लेते हैं, वेस्ट को भी रिमूव कर देते हैं, वो सब इनका वाटर कैनाल सिस्टम के ही हेल्प से हो जाता है। अब ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो किस किस चीज से मिलके बना है? ऑस्टिया, स्पोंजोसील एंड ऑस्क्यूलम। अच्छा, क्या है ऑस्टिया? ऑस्टिया होते हैं पोर्स, इनकी बॉडी पे पोर्स होते हैं, उन्हें बोल दिया ऑस्टिया। ठीक है, फिर एक बॉडी कैविटी जिसमें जो भी इन्होंने अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया वो स्टोर होता है, दैट इज स्पोंजोसील। और ऑस्क्यूलम की हेल्प से वो जितना भी इनका एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है या फिर ऐसा कोई भी चीज जो इन्हें नहीं चाहिए अब, वो बाहर निकल जाता है। ओके, अब इन्हीं के साथ होती है कोएनोसाइट, जिन्हें कॉलर सेल्स भी बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनके पास भले ही इतने एडवांस फीचर नहीं है, बट इनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो हमारे जैसा तो इनके पास स्केलेटन सिस्टम नहीं होता, बट दे हैव अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स कैसे हैं? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट मतलब होता है कि सेक्सेस सेपरेट नहीं है। ओके, तो एनिमल्स कैसे हैं? हर्माफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ या उसने बर्थ लिया तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही वो एडल्ट के जैसा रिजेंबल करने लग जाएगा। नो, पहले वो एक लार्वल स्टेज से होते हुए निकलेगा। जैसे कि आपको फ्रॉग का बहुत अच्छे से एग्जाम्पल पता होगा। फ्रॉग का जो ऑफस्प्रिंग होता है वो पहले टैडपोल होता है, देन बढ़ते 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 वो फ्रॉग बन जाता है। सो एक लार्वल स्टेज हमें देखने को मिलती है। बटरफ्लाई में भी ऐसा होता है कि पहले वो कुकून होता है एंड पहले कैटरपिलर होता है, देन ककून। तो ये कुछ कुछ स्टेजेस आती हैं, लार्वल स्टेजेस, है ना। तो यहाँ पर भी पॉरीफेरा में भी कैसा होगा? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, यानी कि पहले लार्वल स्टेजेस आएंगे एंड देन वो एडल्ट बनेगा। अगेन इंपॉर्टेंट चीज आ गई है आपके सामने, एग्जाम्पल्स साइकन, यूस्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। स्पॉन्जिला का दूसरा नाम दे रखा है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तो आपको मैचिंग में क्वेश्चन दे देंगे कि स्पॉन्जिला का एक तरफ स्पॉन्जिला लिख देंगे, एक तरफ वाटर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज लिख देंगे, एंड यू हैव टू मैच इट। सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी बी रेडी। ये डायग्राम्स है, डायग्राम्स सिर्फ इसलिए कि एक बार आपको पहचान हो जाए कि कौन सी चीज क्या है। देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज योर साइकन। ओके, ये क्या है? ये है यूस्पॉन्जिया एंड ये वाला स्ट्रक्चर है स्पॉन्जिला। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम आ गए हैं सीलेंट्रेटा पे। जैसे कि पॉरीफेरा का दूसरा नाम था स्पॉन्जेस, वैसे ही सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम है निडेरिया। ठीक है, निडेरिया कैसे हैं? यूजुअली मरीन है, जस्ट लाइक योर पॉरीफेरा। लेकिन पॉरीफेरा क्या थे? पॉरीफेरा वर एसिमेट्रिकल। अब यहाँ पर कुछ तो एवोल्यूशन होगा ना, तो ये रेडियली सिमेट्रिकल हो जाते हैं। ठीक है, ये सिजल भी हो सकते हैं, ये फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। अच्छा, सिजल और फ्री स्विमिंग क्या होता है? सिजल मतलब कि ये एक ही जगह पर प्रेजेंट, ऐसा भी हो सकता है जैसे एक प्लांट होता है, मूव नहीं करता, सिर्फ एक ही जगह पे अपनी सॉइल से अटैच्ड रहता है ना। तो ऐसी भी इनकी बॉडी फॉर्म हो सकती है, एंड इनकी बॉडी फॉर्म ऐसी भी हो सकती है कि ये इजिली मूव कर रहे हैं इधर उधर। ठीक है, तो दैट इज फ्री स्विमिंग। तो ऐसी इनकी बॉडी फॉर्म हो सकती है। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, अनलाइक देम उनका क्या था? पॉरीफेरा का था सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक हैं। नाउ अब आपको लग रहा होगा कि भाई सीलेंट्रेटा भी डिप्लोब्लास्टिक है एंड पॉरीफेरा भी डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि जर्मिनल लेयर्स में तो कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ। नहीं हुआ है। क्या डिफरेंस है इनके डिप्लोब्लास्टिक होने में एंड पॉरीफेरा के डिप्लोब्लास्टिक होने में? जो पॉरीफेरा थे, देखिए वो डिप्लोब्लास्टिक तो थे बट उनके पास मीजोग्ली नहीं था, है ना। लेकिन सीलेंट्रेटा के पास मीजोग्ली है। ओके, अगेन यहाँ पर अब इनका एक इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर आ गया। क्या ये बड़ा गंदा सा स्टार बना है, इसको एक बार साफ कर देते हैं, अच्छे से बना देते हैं। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इनके पास क्या यूनिक फीचर आया। इनके पास यूनिक फीचर आया नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स का। नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स क्या होते हैं? ये नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके पास स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, जिनका नाम है निपेटोसाइट्स। यानी कि कुछ ऐसा इनके पास ऐसे कैप्सूल्स होते हैं, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि इन कैप्सूल्स के अंदर पॉइजन है। ये किस लिए हेल्प करते हैं? जब भी इनको कोई परेशान कर रहा है, इनको डिफेंस चाहिए,
तो ये उस पर अटैक कर सकते हैं नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स की हेल्प से, ठीक है। या फिर अगर इन्हें किसी प्रे को कैप्चर करना है तो ये इसे यूज कर सकते हैं। तो इन सारे कामों के लिए इनके पास ये नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कहीं ना कहीं इनकी वजह से भी इनका नाम निडेरिया पड़ा था, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, ये जो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स है, ये इनके टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी हो सकता है, इंट्रा सेल्यूलर भी हो सकता है। ओके, इसके बाद एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर आ गया। इनके पास एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी होती है, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। और एक ओपनिंग भी होती है जिसका नाम है हाइपोस्टोम। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट पे आप। अगेन इनकी कुछ की, मतलब सबकी नहीं क्योंकि सब इतने इवॉल्व नहीं है, लेकिन सिलेंट्रेटा की कुछ स्पीशीज की जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है। जैसे कि स्पॉन्जिन फाइबर्स से पॉरीफेरा बना हुआ था, उसी तरह से यहाँ पर कुछ बॉडी फॉर्म्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने स्केलेटन किससे बना लिए, कैल्शियम कार्बोनेट से बना लिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए। एंड इसका एग्जांपल भी गिवन है कोरल्स, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी, ये ना दो बॉडी फॉर्म्स में हो सकता है, या तो सिजिल या फ्री स्विमिंग। तो इनकी दो बॉडी फॉर्म्स कौन कौन सी है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। अगर ये सिजिल है यानी कि एक ही जगह पर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं पॉलिप। अगर इधर उधर मूव कर सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं मेड्यूसा। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड ओरेलिया। हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिप एंड ओरेलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेड्यूसा। आपने देखा होगा हाइड्रा का तो डायग्राम। हाइड्रा कैसे होता है, एक ही जगह पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिप। एंड ओरेलिया का डायग्राम मैं अभी आपको दिखाऊंगी। देखिए, अब एक और इंटरेस्टिंग फीचर इनका क्या है कि ना ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। मतलब कि ये जो दो बॉडी फॉर्म्स हैं पॉलिप और मेड्यूसा, ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। कैसे, देखिए क्या होता है कि पॉलिप और मेड्यूसा ये एक दूसरे में कैसे चेंज होते रहते हैं, रिप्रोडक्शन करके। एक ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा और दूसरी बॉडी फॉर्म बना ली, देन उस दूसरी बॉडी फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ एंड उसने फिर से वही पहली वाली बॉडी फॉर्म बना ली। तो ये एक दूसरे की बॉडी फॉर्म्स में आते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को एक फैंसी नेम दे दिया जिसको हमने बोला मेटाजेनेसिस। एंड इसका एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है ओबेलिया। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं फिजेलिया, एडेम्सिया, पेनेट्यूला, गोगोनिया एंड मिएंड्रिना, ठीक है। ये देख लीजिए डायग्राम्स, ये वही है, क्या है ये आपकी मेड्यूसा, मेड्यूसा, ठीक है। एंड मेड्यूसा में भी कौन, ओरेलिया। एंड ये है आपका पॉलिप का एग्जाम्पल, पॉलिप में भी कौन, एडेम्सिया, ठीक है। आ जाइए आगे। अब आप देखिए एक जगह प्रेजेंट है ना, इसीलिए पॉलिप हो गया। एंड ये आपको कहीं से भी फिक्स नहीं दिख रहा होगा बिकॉज इट इज फ्रीली स्विमिंग स्ट्रक्चर। ये देखिए ये क्या है, ये नीडोब्लास्ट है, वही जिसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं। कौन से स्टिंगिंग कैप्सूल, नेमेटोसाइट्स। एंड इट हेल्प्स इन डिफेंस, एंकरेज एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे फॉर, किसकी हेल्प करते हैं ये निडेरिया की हेल्प करते हैं। अब हम थर्ड पे आ गए हैं, फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा की एक तो खास बात है कि जहां जहां निडेरिया जाता है वहां वहां टीनोफोरा जाता है, ठीक है। दे आर जस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनके सारे फीचर्स मिलते हैं बस एक आधे को छोड़ के, तो वो भी हम देख लेंगे कि कौन से फीचर्स डिफरेंट है, बाकी सब इनका सेम होता है, ठीक है। नाम भी देखो ना, सेम सेम से, निडेरिया, टीनोफोरा, दोनों साथ साथ में स्टार्ट हो रहे हैं। एंड दोनों में सी आ रहा है, बट देखो दोनों में ही साइलेंट है, तो यहाँ पे भी एक कॉमन फीचर हो गया है ना। तो देखिए सबसे पहली बात, टीनोफोरा का दूसरा नाम सी वॉलनट्स एंड कॉम जेली, साथ के साथ दूसरे नेम्स याद करके चलिए। पॉरीफेरा का दूसरा नाम स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स का दूसरा नाम निडेरिया, टीनोफोरा का दूसरा नाम सी वॉलनट्स या फिर कॉम जेलीज, ठीक है। ये भी कैसे हैं, मरीन है, रेडियली सिमेट्रिकल है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी हो सकता है, इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है। अब तक सब कुछ सेम है। अब देखिए एक आ गया यहाँ पर यूनिक फीचर। क्या यूनिक फीचर है, इनकी जो बॉडी होती है ना उनपे 8 एक्सटर्नल रोज प्रेजेंट होती है सीलिएटेड कॉम प्लेट्स की। सीलिएटेड कॉम प्लेट्स, सीलिएटेड कॉम प्लेट्स किस लिए होती हैं, देखिए यहाँ पर आया वर्ड सीलिया। तो सीलिया, फ्लैजिला ये सब हेल्प करवाते हैं किसमें, लोकोमोशन में। तो ये जो 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम प्लेट्स हैं ये हेल्प करती हैं इन द लोकोमोशन ऑफ टीनोफोरा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अगेन वन इंपॉर्टेंट फीचर, ये ना बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस आपने देखा होगा जुगनू को,
ठीक है, तो जुगनू ना चमकता है रात में। अब ऐसा तो है नहीं कि उसे चार्ज करना पड़ता है, उसे चार्जिंग पे लगाना पड़ता है वो तब चार्ज होता है, नहीं ना, वो नेचुरली ग्लो करता है। तो उस नेचुरली ग्लो करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ऐसी ही प्रॉपर्टी टीनोफोरा के पास भी होती है, ठीक है। देन हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि वही सेक्सेस सेपरेट नहीं है। अगेन इंपॉर्टेंट वन थिंग जो कि डिफरेंट है किससे, सीलेंट्रेट से। मैंने आपको बोला सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा अधिकतर बिल्कुल सेम है, बट कुछ फीचर्स डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंट फीचर है कि वहां पर हमने देखा था निडेरिया में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा था एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा था, दोनों तरह के रिप्रोडक्शन हो रहे थे, इसीलिए तो हमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विच इज मेटाजेनेसिस देखने को मिल रहा था। लेकिन इन केस ऑफ टीनोफोरा सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, फर्टिलाइजेशन कैसी है, फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल, ठीक है। और डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पर भी पहले लार्वल स्टेज आएगी एंड देन एडल्ट स्टेज आएगी। इसके एग्जांपल है टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रेकिया। एंड प्लूरोब्रेकिया तो बहुत 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 ज्यादा फेमस है, क्योंकि इसका डायग्राम अभी आप आगे देखेंगे, डायरेक्ट डायग्राम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड टीनोप्लेना तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, टीनोफोरा का एग्जाम्पल टीनोप्लेना, सेम सेम है ना। ये देखिए, ये आपको डायग्राम दिखने को मिल रहा है, ये क्या है, दिस इज योर प्लूरोब्रेकिया ओनली, तो ये तो बहुत फेमस है। आगे आ जाइए आप अपने नेक्स्ट फाइलम पे विच इज प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ का दूसरा नाम क्या होता है, प्लेटीहेल्मिन्थ का दूसरा नाम होता है फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स क्यों होता है, क्योंकि ये ना डोर्सो वेंट्रली बिल्कुल ही फ्लैट होते हैं, यानी कि आगे से भी फ्लैट पीछे से भी फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट, इसीलिए हमने इनको फ्लैटवर्म्स ही बोल दिया। एंड इसका एग्जाम्पल भी इसीलिए बहुत इजीली याद हो जाता है, कौन सा, टेप वॉर्म। टेप वॉर्म, आपने टेप तो देखी है ना, टेप कैसी बिल्कुल फ्लैट होती है, आगे से भी पीछे से भी, तो जो बिल्कुल आगे से और पीछे से फ्लैट हो उसे मैंने बोल दिया फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म कौन है, प्लेटीहेल्मिन्थ, एंड प्लेटीहेल्मिन्थ का इसी तरह से एग्जाम्पल हो गया टेप वॉर्म। ओके, नाउ ये कैसे हैं, ये पैरासिटिक फॉर्म होती है इनकी बेसिकली ज्यादातर, ठीक है। ये पैरासाइट्स की तरह होते हैं, फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी, बायोलेटरली सिमेट्रिकल होती है एंड कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है ना। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था कि ये एसिलोमेट्स होते हैं। देखिए, अब इनके पास हुक्स एंड सकर्स होते हैं। हुक्स एंड सकर्स क्यों, कुछ तो इंपॉर्टेंट फीचर होगा ना जब ये पैरासाइट्स हैं, तो होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन को ग्रास्प करने के लिए इनके पास हुक्स एंड सकर्स होते हैं। हुक्स इनकी हेल्प करते हैं होस्ट की बॉडी से अटैच रहने में, एंड सकर्स हेल्प करते हैं उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन को सक करने में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज इनके पास फ्लेम सेल्स होती हैं। फ्लेम सेल्स किस लिए होती हैं, एक्सक्रीशन के लिए, एंड एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर एंड सॉल्ट के बैलेंस मेंटेन करना बॉडी के अंदर इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो इनके पास फ्लेम सेल्स किस किस दो चीजों के लिए होती हैं, एक तो एक्सक्रीशन एंड दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन। अगेन जो फ्लैटवर्म्स है ये भी क्या है, ये भी हर्माफ्रोडाइट्स है, यानी कि यहाँ पर भी सेक्सेस सेपरेट नहीं है। एंड इंपॉर्टेंट फीचर ये ना रीजेनरेशन प्रॉपर्टीज रखते हैं अपने अंदर, यानी कि वही प्लेनेरिया वाला जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्या था वो, एक ऑर्गेनिज्म था प्लेनेरिया, उसको आप कहीं से भी कट कर दें वो दोबारा से ग्रो कर जाता था बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रीजेनरेशन। तो जी यहाँ पर भी हम वही पढ़ रहे हैं, रीजेनरेशन प्रॉपर्टीज होती है प्लेटीहेल्मिन्थ के अंदर। एंड जो आपके दिमाग में एग्जाम्पल आ रहा है प्लेनेरिया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी किसका एग्जाम्पल है, प्लेटीहेल्मिन्थ का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो P फॉर प्लेटीहेल्मिन्थ एंड P फॉर प्लेनेरिया, बहुत गंदा लिखा है आई नो, बट प्लीज एडजस्ट। तो रिप्रोडक्शन कैसा है, इंटरनल है एंड लार्वल स्टेज से होता जा रहा है, यानी कि कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देखिए आगे आपका फेवरेट जिसको इतनी देर से आप लोग याद कर रहे थे, प्लेनेरिया, इसको यहाँ से कट कर दो तो इसका ये पार्ट अलग ग्रो कर जाएगा, ये पार्ट अलग ग्रो कर जाएगा, ये पार्ट अलग ग्रो कर जाएगा, और आपको एक ही प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया मिल जाएंगे। कितने, 3, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए आगे, अब आगे नेक्स्ट आपका जो है एग्जाम्पल यहाँ पे वो है लिवर फ्लूक, ठीक है, ये आप लोग याद कर लेना। टेप फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया आप कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए अब आप किस पे, नेक्स्ट फाइलम पे जो कि है हमारे पास एसके हेल्मिन्थ्स। एसके हेल्मिन्थ्स फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, वाटर में भी मिल सकते हैं, लैंड पे भी मिल सकते हैं। इनकी बॉडीज होती है राउंड, ठीक है, इसीलिए एसके हेल्मिन्थ्स का दूसरा नाम होता है राउंड वॉर्म्स। ओके, राउंड वॉर्म्स, आई होप याद रहेगा, ठीक है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ये स्यूडोसिलोमेट्स हैं, तो अभी हमने बात करी थी पीछे, है ना।
इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है एंड इनके पास एक मस्कुलर फेरिंग्स भी होती है। इस कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके। और यहाँ पर हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। व्हाट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है जब आप किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को देख के बता सकें कि वेदर इट इज मेल और फीमेल, ठीक है। जैसा कि अभी आप फ्रॉग वाला एक चैप्टर पढ़ेंगे इसी क्लास में, जहां पर आप देखेंगे कि फ्रॉग्स को आप इजीली देख के ये बात बता सकते हैं दैट इट इज अ फीमेल फ्रॉग और अ मेल फ्रॉग, ठीक है। तो इस फीचर को, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो ऐसा हमें एसके हेल्मिन्स में भी देखने को मिलता है। अगर हमारे सामने दो एसके हेल्मिन्स है तो हम इजीली बता सकते हैं कि जो लॉन्गर वन होगी वो फीमेल होगी एंड जो शॉर्टर वन है वो मेल होगा, ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है। एग्जाम्पल में एक तो बहुत इजी है, एसके हेल्मिन से एस्केरिस, ठीक है, एंड बुकेरेरिया। बुकेरेरिया तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 12th में भी, डिजीजेस वाले चैप्टर में। एंड देन आता है एनसाइलोस्टोमा, ठीक है जी। आगे आ जाइए, ये देखिए मेल वाला है, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। अगर यहाँ नहीं भी लिखा होता तो भी आप बता देते, बिकॉज ये क्या है, ये शॉर्ट है, तो शॉर्टर वन इज मेल एंड लॉन्गर वन इज फीमेल, ओके। अब हम आ गए हैं एनालीज पर। एनालीज वही जो कि थे हमारे कौन से, ये थे अर्थवर्म, है ना। देखिए सबसे पहली बात, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, इनके पास ट्रू सीलोम है, सेगमेंटेड बॉडीज है, ट्रू मेटामेरिज्म शो करती है, सब हमने देख ही लिया। इनके पास लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं जो कि इनकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास कैसा है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे, ठीक है। एनालीज में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एंड जैसा कि प्लेटीहेल्मिन्स के पास फ्लेम सेल्स थी फॉर वेस्ट रिमूवल, ऐसे ही एनालीज के पास ना नेफ्रीडिया होता है फॉर वेस्ट रिमूवल, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा है? यूजुअली सेक्सुअल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ही सेक्सुअल हो। तो यहाँ पर गेम्स खेले जाते हैं आपके एग्जाम में किन से? वर्ड्स से। जैसे असर्शन रीजन दे दिया, आपको असर्शन में दे दिया कि रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज सेक्सुअल इन केस ऑफ एनालीज। अब आपको लगेगा कि हाँ पढ़ा तो था कि सेक्सुअल है, बट अब वहां पर यूजुअली और ऑलवेज में थोड़ा सा धोखा खा जाएंगे एंड क्वेश्चन गलत करा देंगे, इसीलिए रीड द लाइंस केयरफुली, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है एनालीज में बट नॉट ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि इनकी कुछ स्पीशीज हर्माफ्रोडाइट्स भी होती हैं। अब देखिए एग्जांपल है आपके पास फेरेटिमा। फेरेटिमा और कुछ नहीं, अर्थवर्म का ही साइंटिफिक नेम है। नेरीज हिरुडिनेरिया। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो नरीज है ना, ये एक्वेटिक फॉर्म ऑफ एनालीड है, ठीक है। ये एनालीड का एक एक्वेटिक फॉर्म है। तो यहाँ पर भी एक चीज है जो मुझसे मिस हो गई है। क्या होता है कि जो नरीज हैं, क्योंकि ये पानी में रहती हैं, तो इनके पास ना एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जो कि हेल्प करती है इनकी स्विमिंग करने में, ठीक है। तो वो पूछा जाता है कि वो क्या है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आर क्यों बन गया, एक सेकेंड, लेट मी फिक्स इट। देखिए ये होता है पैरापोडिया, ठीक है। तो पैरापोडिया क्या होता है? पैरापोडिया वो स्ट्रक्चर है जो कि इनकी हेल्प करते हैं इन स्विमिंग, ठीक है। अब आ जाइए आगे, ये है अर्थवर्म। ये देखिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी की मैं बात कर रही थी। इन्हीं को बोल रहे हैं हम सेगमेंट्स या फिर ट्रू मेटामेरिज्म, ठीक है। यही है जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर था एंड इसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर से ही नाम निकला है एनालीड्स। कैसे? एनालीड्स निकला एक वर्ड से जो कि है एन्युलस, ठीक है। एन्युलस मतलब क्या होता है? एन्युलस मतलब होता है लिटिल रिंग्स, ठीक है। तो इसी एन्युलस से मिल गया एनालीड्स, क्योंकि एनालीड्स में हमें ट्रू मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। ट्रू मेटाबॉलिज्म अभी हमने देखा था कि एक्सटर्नली भी होता है ये और इंटरनली भी होता है, जबकि अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें या फिर हम कोडेट्स की बात करें तो वहां पर या तो सिर्फ इंटरनली देखने को मिलता है या फिर एक्सटर्नली। लेकिन एनालीड्स में ये जो रिंग्स हैं ये हमें इंटरनली भी देखने को मिलती हैं और एक्सटर्नली भी। नेक्स्ट फाइलम आ जाता है हमारे पास आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा कौन सा फाइलम है? इस फाइलम के अंदर सारे के सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है हमारी अर्थ पे। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स आपको हर जगह देखने को मिलते हैं, जैसे कि मक्खियां हो गई, मच्छर हो गए, सब हर जगह देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब
जब ये लार्जेस्ट फाइलम है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। ऐसा क्या रीजन है कि ये हर जगह मिलते हैं? रीजन कुछ नहीं है, रीजन है कि इनके पास होते हैं जॉइंटेड लेग अपेंडेजेस, जिसकी वजह से इजीली हर जगह सरवाइव कर जाते हैं। दूसरी चीज, इनके पास जो स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन, वो काइटिन से बना होता है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल, इसीलिए इनको प्रोटेक्शन भी मिलती है। ठीक है। रेस्पिरेशन, ये ट्रेकिया से भी कर सकते हैं, गिल्स से भी कर सकते हैं, बुक लंग्स से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिस वजह से ये लार्जेस्ट फाइलम बनते हैं, ये सर्वाइव कर जाते हैं ऑलमोस्ट हर जगह पर। अब इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कैसा होता है? ओपन। अभी हमने एनालीड्स पढ़ा, एनालीड्स का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बट इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। ठीक है। इनके पास कंपाउंड आइज भी होती हैं, सिंपल आइज भी होती हैं। ये आप किस में पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे कॉकरोच में बहुत डिटेल में। ठीक है। एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाता है, अगर हम सबसे पहले इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज की बात करें तो बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स क्या है? बॉम्बिक्स है सिल्क वॉर्म। ये वही वॉर्म है जिससे हमें सिल्क मिलता है और बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां बनाई जाती हैं। एंड कुछ डिजीज वेक्टर्स जिन्हें हम बहुत 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 अच्छे से जानते हैं, कौन? मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या क्या करते हैं? मॉस्किटो इतनी सारी बीमारियां करते हैं, कुछ फेमस का नाम ले देते हैं हम। कौन कौन है? डेंगू एंड मलेरिया। कौन से मच्छर करते हैं? एडिस एंड एनाफिलिस, है ना। आगे आ जाइए, ये एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट फाइलम है हमारे पास मलस्का। मलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, रिमेंबर दिस। ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, फर्स्ट लार्जेस्ट इज योर आर्थ्रोपोडा एंड सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज मलस्का। ठीक है। इनकी भी बायोलेटरली सिमेट्रिकल है, ये ट्रू सीलोम है एंड इनके पास होता है शेल। द इंपॉर्टेंट फीचर इज शेल। ठीक है। इनकी बॉडी पार्ट्स क्या क्या है? इनके डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स हैं, अगेन इंपॉर्टेंट। क्या है? हेड, फुट एंड विसरल हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इनका रेस्पिरेशन और वेस्ट रिमूवल कैसे होता है? फेदर लाइक गिल्स की हेल्प से होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पास एक रैस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि रेड्यूला होता है एंड इट हेल्प्स इन फीडिंग। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन यूजुअली सेक्सुअल है, अगेन इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, यूजुअली सेक्सुअल है, ऑलवेज सेक्सुअल नहीं है। ठीक है। एंड डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल्स में आ जाता है पिला, ऑक्टोपस एंड पर्ल ओयस्टर। ठीक है। देख लीजिए, अब हम आ गए हैं इकाइनोडर्मिटा पे। इकाइनोडर्मिटा की ना एक इंपॉर्टेंट फीचर तो सबसे पहला यही है कि ये जब बड़े हो जाते हैं तो ये रेडियली सिमेट्रिकल हो जाते हैं, बट ये जब अपनी लार्वल स्टेज में होते हैं तो ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि अब याद रखना कि जब ये छोटे होते हैं, दे आर इन देयर लार्वल स्टेज, तो ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, बट जब ये अपनी एडल्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो ये रेडियली सिमेट्रिकल हो जाते हैं। ठीक है। इनके पास एक ट्रू सीलोम है एंड इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किससे बना हुआ है? कैल्सेरियस ऑसिकल्स से। ठीक है। हमने बहुत अलग अलग तरह के स्केलेटन्स पढ़े हैं आज की क्लास में, तो एक बार रिवाइज जरूर करें कि किसका स्केलेटन किस चीज से बना हुआ है। ठीक है। हेल्प करेगा आपको। फिर अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, क्या इंपॉर्टेंट है कि इनके पास एक यूनिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि हमने जो सबसे पहला फाइलम पढ़ा था पॉरीफेरा, उसमें हमने पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम में ना कंफ्यूजन हो जाती है, तो प्लीज इसको अपने माइंड में अभी से ही अलग करें कि वाटर कैनाल सिस्टम इज इन पॉरीफेरा एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज इन इकाइनोडर्मिटा। ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा है? यूजुअली सेक्सुअल है, अगेन नॉट ऑलवेज बट यूजुअली। ठीक है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में आ जाता है एस्टीरियस जो कि है स्टारफिश, ऑफियोरा विच इज योर ब्रिटल स्टार एंड इकाइनस विच इज योर सी अर्चिन। ठीक है। दीज आर योर डायग्राम्स। देखिए, अब हम आ गए हैं हेमिकॉर्डेटा पे, अपने सेकेंड लास्ट फाइलम पे। अब ये जो हेमिकॉर्डेट है, इनका नाम कॉर्डेट की तरह क्यों रखा गया? उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। रीजन बीइंग कि इनके जो फीचर्स है ना हेमिकॉर्डेट्स के, वो कुछ कुछ तो नॉन कोडेट से मिलते हैं एंड कुछ कुछ कोडेट से मिलते हैं, इसीलिए हमने उनका नाम हेमिकोडेट्स रख दिया। पहले हम इनको कोडेट्स के अंदर ही मानते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास ना एक स्ट्रक्चर था जो कि नोटोकोड से बहुत ज्यादा रिजेंबल करता था, लेकिन जब ज्यादा फर्दर स्टडीज हुई तो पता चला दैट नो, इट इज नॉट नोटोकोड बट इट इज अ स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग लाइक नोटोकोड एंड उसका नाम दे दिया गया स्टोमोकोड। ठीक है। ओके।
अब हेमिकॉर्डेट्स कैसे होते हैं? बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, इनके पास एक सीलोम होती है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल में आता है बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, इनके पास ना एक प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, प्रोबोसिस यहाँ लिखा हुआ है, ग्लैंड मैं लिख देती हूँ, प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। एंड ये प्रोबोसिस ग्लैंड क्या करवाता है? इनकी एक्सक्रीशन में हेल्प करवाता है। तो याद रखें, एक्सक्रीशन में ये हेल्प करवाता है, ठीक है। और ये इनके डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स हैं, क्या क्या? दिस अपर वन इज प्रोबोसिस, दिस मिडल वन इज कॉलर एंड द लास्ट वन इज ट्रंक। एंड ये किसका डायग्राम है? ये बेलेनोग्लोसस का डायग्राम है, तो हर चीज याद रखें। अब हम आ गए अपने लास्ट फाइलम पे, कोडेटा। तो कोडेटा, सबसे पहली बात, कोडेट्स को हमने इतना अलग इसीलिए रखा क्योंकि इनके ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो कि इनको नॉन कोडेट से बिल्कुल डिफरेंट बना देते हैं। एंड उन्हीं फीचर्स को पहले देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि नोटोकोड इज प्रेजेंट इन कोडेट्स एंड नॉट इन नॉन कोडेट्स। सेकंड वन इज कि कोडेट्स के पास एक हॉलो नर्व कोड होती है एंड फ्रिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं एंड एक पोस्ट चैनल टेल होती है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि कोडेट्स में पाए जाते हैं बट नॉन कोडेट्स में नहीं पाए जाते। बाकी सब तो सेम ही है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रू सीलोम होती है और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कोडेट्स को फर्दर 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया, यूरोकोडेट्स, सेफेलोकोडेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स को फिर से डिवाइड किया गया अग्नेथा और गनेथोस्टोमेटा में। अग्नेथा वो थे जिनके पास जॉ नहीं था एंड गनेथोस्टोमेटा वो थे जिनके पास जॉ था। इनमें पाइसिस एंड टेट्रापोडा को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सब आ जाएंगे, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। अब आ जाइए आगे, देख लीजिए ये एक डायग्राम है, बहुत पूछा जाता है डायरेक्ट लेबलिंग के लिए। तो ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ये क्या है? दिस इज नर्व कोड, ठीक है। ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज नोटोकोड। ये वाले जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दिस इज योर गिल स्लिट्स। एंड ये वाला जो पार्ट है ये आप पोस्ट एनल टेल या पोस्ट एनल पार्ट कह सकते हैं। पहले क्लास को पढ़ते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइकिल में ना व्हील होते हैं, ठीक है। या फिर आप जब भी आपके दिमाग में साइकिल आते हैं कि हम एक साइकिल पूरी कर रहे हैं तो एक सर्कल आता होगा दिमाग में, है ना। तो यानी कि ये वो वाली फिशेज हैं जिनका माउथ ना सर्कुलर है। तो साइक्लोस्टोमेटा कौन है? जिनका माउथ सर्कुलर है, सर्कुलर माउथ ये फिशेज हैं, ठीक है। जॉलेस है ये, ठीक है, इसीलिए जॉलेस है तो इन्हें ना सक करना पड़ता है। तो क्या है? ये वो वाली फिशेज हैं जो कि सर्कुलर है एंड इनके पास एक सकिंग माउथ होता है विदाउट जॉज। कैसी है? एक्टोपैरासाइट्स हैं। दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं जो कि बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिशन गेन करते हैं, किसकी बॉडी के अंदर रह के? होस्ट की बॉडी के अंदर रह के। एंड एक्टोपैरासाइट्स वो होते हैं जो बॉडी के ऊपर रह के न्यूट्रिशन को सक करते हैं। तो ये जो साइक्लोस्टोमेटा है ये क्या है? ये है एक्टोपैरासाइट्स, यानी कि दूसरी फिशेस के ऊपर रह के अपने न्यूट्रिशन को गेन करती हैं, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स के पास कितने पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं? 6 से 15 एंड इनके ऊपर कोई स्केल्स और फिन्स नहीं होते। इनका वर्टिब्रल कॉलम कैसा है? कार्टिलेज से बना हुआ है और इनके पास एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइसिन जिसका अदर नेम है लैम्प्रे एंड माइक्सीन जिसका अदर दूसरा नाम है हैगफिश। यहाँ पे पेट्रोमाइसिन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है क्योंकि डायग्राम दिया हुआ है ये रहा पेट्रोमाइसिन का। नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास कॉन्ड्रोचाइथिस। कॉन्ड्रोचाइथिस कौन है? जो कि कार्टिलेजिनियस फिशेज है। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बना हुआ है कार्टिलेज से, ठीक है। एंड इनका माउथ कहाँ पर है? वेंट्रल साइड पर। इनके पास ना ओपर्क्यूलम नहीं होता जो कि गिल स्लिट्स को कवर करे। तो गिल को कवर करने के लिए इनके पास ओपर्क्यूलम नहीं होता। इनके पास कौन से स्केल्स हैं? ये भी याद रखने वाली चीज है। कॉन्ड्रोचाइथिस के पास कौन से स्केल्स होते हैं? प्लकॉइड स्केल्स, ठीक है, प्लकॉइड। देखो इनका नाम है कॉन्ड्रोचाइथिस, तो क की साउंड आ रही है, तो जहां पे क की साउंड आ रही है वहां पर क की साउंड वाले स्केल्स आएंगे। तो कौन से आएंगे? प्लकॉइड, क्योंकि आप दो स्केल्स पढ़ने वाले, एक तो प्लकॉइड एक साइक्लॉइड। तो प्लकॉइड आपके किस में है? कॉन्ड्रोचाइथिस में। एंड दूसरे वाले अभी हम देखेंगे आगे। अब देखो इनके पास ना एयर ब्लैडर्स नहीं होते, तो इसीलिए ना इन्हें बायंसी मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टेंटली स्विमिंग करनी पड़ती है। बिकॉज अगर इन्होंने स्विमिंग 1 सेकंड के लिए भी रोकी तो ये पानी में डूब जाएंगे। तो अपनी बायंसी मेंटेन करने के लिए ये ना हमेशा स्विम 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 करते रहते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल पे आ जाता है हमारे पास स्कॉलियोडन विच इज डॉग फिश, ट्राइगन विच इज स्टिंगरे एंड कैरकेरोडॉन विच इज ग्रेट व्हाइट शार्क। देख लो ये एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट आता है ऑस्टियोचाइथिस। ऑस्टियोचाइथिस कौन है? ये बोनी फिशेज हैं, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन से बना हुआ है एंड इनके ऊपर प्लकॉइड नहीं साइक्लॉइड स्केल्स हैं। ठीक है, इनके पास टू चैम्बर्ड हार्ट होता है एंड इनके पास एयर ब्लैडर भी होता है, तो इसीलिए इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विमिंग नहीं करना पड़ता, अनलाइक कॉन्ट्रोचाइथिस। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है हिप्पोकैम्पस एंड लेबियो। ठीक है, हिप्पोकैम्पस के डायग्राम में दिखकर आ जाते हैं, तो ये सी हॉर्स होता है हिप्पोकैम्पस, ये रहा ये वाला डायग्राम। बस तो ये वाला भी आ जाता है केटला, बट मोस्टली ये आता है। नेक्स्ट आ जाइए आप एम्फीबिया पे। एम्फीबिया क्या होते हैं? एम्फीबियंस वो होते हैं जो कि वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं। जिन्होंने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा उनके लिए एक क्वेश्चन कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे बोलते हैं। ठीक है, मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला है, तो वहां जाके जरूर आंसर करना। अब इनकी बॉडी कैसी होती है? इनकी ना स्किन मॉइस्ट होती है और ये एग्स ले करते हैं पानी में, इसीलिए इसीलिए पानी पे भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। मोस्टली लैंड पे रहते हैं, लेकिन एग्स ले करने के लिए इन्हें पानी में जाना पड़ता है, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए दे हैव टू गो इन वाटर। और जो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है वो भी एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम इसलिए क्योंकि वो भी पानी पे डिपेंड होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं फ्रॉग, सेलेमेंडर्स। ठीक है, आगे आ जाइए, ये सिलेमेंड्रा है एंड दिस इज फ्रॉग। अब हम आ गए रेप्टीलिया पे। रेप्टीलिया में कौन आ जाता है? स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स वगैरह, लिजर्ड्स। देखिए अब ये क्या है? मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। एक क्रोकोडाइल को देख के आप सोचिए, या फिर आप स्नेक को देखे सोचिए, तो आप खुद कैरेक्टरिस्टिक्स सारे लिख देंगे कि किसके क्या होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं? एग ले करते हैं लैंड पे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आप एक बार एक इमेज बना लीजिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं, तो आप अपने आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे। एक इंपॉर्टेंट बात क्या कि ना, इन ये सब थ्री चैम्बर्ड है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। इन क्रोकोडाइल्स का जो हार्ट होता है ना वो फोर चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर्ड? फोर्थ चैम्बर्ड। ठीक है, बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनका हार्ट थ्री चैम्बर्ड होता है। आगे आ जाइए, एव्स। एव्स में सारी बर्ड्स आ जाती हैं, तो यहाँ पर आप बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए। क्या क्या बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इनके पास विंग्स होते हैं, इनके जो फोर लिम्स होते हैं यानी कि जो आगे वाले लिम्स होते हैं, हाथ होते हैं, वो किस में अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं? विंग्स में मॉडिफाई कर लेते हैं। इनकी जो बोन्स होती है बहुत हल्की होती है, हॉलो होती है, ताकि वो इजिली मूव कर पाए, वही सब आ जाएंगे। ठीक है, देख लो, इनके पास फेदर्स हैं फॉर फ्लाइंग, उनकी फोर लिम्स विंग्स में मॉडिफाई हो जाती हैं, स्किन ड्राई रहती है एंड इनके पास ऑयल ग्लैंड्स होते हैं और न्यूमेटिक बोन्स होती हैं उड़ने के लिए। इनके जो एग्स होते हैं उनपे बहुत हार्ड शेल होता है एंड यहाँ पर हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। एग्जाम्पल में सारी आप बर्ड्स को लिख दीजिए। अब आ जाइए आप मैमल्स पर। मैमल्स कौन होते हैं? मैमल्स मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ उड़ सकते हैं और कुछ पानी में भी रहते हैं। ठीक है, इनकी स्किन, अपने आप को सोचिए ना, हमारी की ह्यूमंस की स्किन पे हेयर होता है या फिर फर हो सकता है अगर और कुछ जैसे कि गोरिल्ला वगैरह हो तो। ठीक है, एंड एक इंपॉर्टेंट फीचर्स मैमल्स का जो कि सिर्फ मैमल्स में देखने को मिलता है, मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड क्यों होते हैं? यंग वंस को फीड करने के लिए, है ना। हार्ट कैसा होता है? फोर चैम्बर्ड। एंड वन मोर थिंग, एव्स और मैमल्स को छोड़ के जितने भी अभी हमने क्लासेस पढ़े वो सब क्या थे? दे ऑल वर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब कि वो बाहर के टेम्परेचर के अनुसार अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, है ना। तो उसको बोल देते हैं क्या? उसको बोल देते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। लेकिन अगर मैं बात करूं बर्ड्स की यानी कि एव्स और मैमल्स की, तो वी बोथ आर व्हाट? हम क्या हैं? हम हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि जैसे ही बाहर ज्यादा गर्मी होती है तो हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को उसी हिसाब से रेगुलेट कर लेते हैं। सिमिलरली अगर बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो हम उस हिसाब से अपनी बॉडी को अच्छे से रेगुलेट कर लेते हैं। ओके, सो देखिए आगे, ऑब्वियसली मैमल्स हैं तो क्या करेंगे? अपने यंग वंस को बर्थ देंगे, ना कि एग ले करेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल में कैंगरू, कैट, लॉयंस, मरीन मैमल्स, डॉग्स, डॉल्फिन्स और ह्यूमंस, है ना। ये रहे आपके डायग्राम्स।
तो इसी के साथ पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। हमने 1 आवर के अंदर बिल्कुल डिटेल में धीरे धीरे एक एक चीज को पढ़ा है विदाउट स्किपिंग एनीथिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई और सजेशन हो, कोई और चैप्टर आपको चाहिए हो, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस सीरीज को फॉलो करते रहें। थैंक्स फॉर